अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफ़ल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो स्टडी वीज़ा के हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में अभी चूँकि सितंबर इनटेक आने वाला है, तो स्टडी के लिए कुछ बच्चों के रिज़ल्ट्स भी आने वाले हैं। तो स्टडी वीज़े का एकदम रश पड़ने वाला है, क्योंकि बहुत से बच्चे, बहुत से पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके जो किड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं, वो बैरून मुल्क जाके तालीम हासिल करें, लेकिन डिसीजन नहीं कर पाते कि उनके बच्चे को किस कंट्री में जाना चाहिए, किस कंट्री में जाके अपनी एजुकेशन लेनी चाहिए, ताकि वो साथ अर्निंग भी कर सके और साथ लर्निंग भी कर सके, और वहाँ की उसको जो रेजिडेंस है, वहाँ का जो वीज़ा है, ये भी उनको मिल सके। तो हम आज की वीडियो में आपको 3 से 4 कंट्रीज़ का एनालिसिस करके देंगे कि आप अपने बच्चे को स्टडी के लिए किस कंट्री में भेजेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा, और आपका बजट कितना है। अगर आपका बजट 20 लाख है तो आप किस कंट्री में भेजें, अगर 25 लाख है तो किस कंट्री में भेजें, अगर 30 लाख है तो आप किस कंट्री के अंदर अपने बच्चे को भेज सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्टडी वीज़ा के रिलेटेड आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे इसी चैनल के थ्रू मिलती रहें। सबसे पहले बात स्टार्ट करते हैं कि बजट की। अगर आप पाकिस्तान में हैं और आपके पास 40 से 50 लाख रुपए का बजट मौजूद है, तो आप इस बजट के अंदर 3 कंट्रीज़ के अंदर अपने बच्चे को भेज सकते हैं। यूके में भेज सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेज सकते हैं, और जर्मनी के अंदर भेज सकते हैं। पहले मैं आपको बजट के हिसाब से बता दूंगा कि आप किस किस कंट्री में भेज सकते हैं। उसके बाद फिर आप डिसाइड कीजिएगा वीडियो में आगे कि फिर हर कंट्री में जाने का तरीकाकार क्या है। अगर आपका बजट इससे कम है, 30 से 35 लाख के दरमियान में अगर आपके पास बजट है, तो आप अपने बेटे को चाइना भेज सकते हैं, हांगकांग भेज सकते हैं, लेटविया भेज सकते हैं, लिथुआनिया भेज सकते हैं, और हंगरी में भेज सकते हैं। ये 30 से 35 लाख के दरमियान में आ रहे हैं। अगर आपका बजट इससे भी कम है, अगर आपका बजट 15 से 20 लाख के दरमियान में है, या 20 से 30 लाख के दरमियान में है, तो इसमें जापान जो है वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि आप जापान के अंदर अपने बच्चे को वहाँ पे भेज सकते हैं, ताकि वो वहाँ पे अपनी लर्निंग और कर ले और साथ में अर्निंग भी करे। अब ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं, इनमें मुख्तलिफ़ ऑप्शंस हैं कि किस तरीके से ये बच्चे इन कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे। लेकिन जो उसके लिए मेन रिक्वायरमेंट्स है, पहले उन रिक्वायरमेंट्स को आप समझ लें, उसके बाद फिर हम एक एक कंट्री को डिस्कस करेंगे। किसी भी कंट्री के स्टूडेंट वीज़ा के लिए, क्योंकि वो कंट्री स्टूडेंट्स को इसीलिए बुलाता है ताकि उस कंट्री को फ़ायदा हो। एक तो सस्ती लेबर मिल जाती है, स्टूडेंट ज़रा सस्ती लेबर होते हैं, ये आधी पेमेंट के ऊपर भी काम कर लेते हैं, वेजेस के ऊपर, कम वेजेस के ऊपर भी काम कर लेते हैं। दूसरा, फिर ये लोग वहाँ पे जाके रहते हैं, हॉस्टल्स के अंदर रहते हैं, वहाँ पे खाते पीते हैं, तो उस कंट्री को इसका काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा, उस कंट्री को जब आप ट्यूशन फ़ीस पे करते हैं, तो उस कंट्री को जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से जो फंड्स आते हैं, जो पैसा आता है, वो उनको उसका काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। तो कुछ कंट्रीज़ ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जो एजुकेशनल लेवल है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो, और ये बाहर की कंट्रीज़ में जाके एजुकेशन हासिल कर सकें। उसके अंदर फिनलैंड है, जो कि कम स्कॉलरशिप्स के ऊपर आपको वहाँ पे बुला लेता है, और आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होता फिनलैंड के अंदर, स्पेशली कोरिया के अंदर। और ये स्टार्ट होता है मास्टर्स लेवल के ऊपर या PhD लेवल के ऊपर। तो अगर आपका बजट इसके दरमियान में है, जो मैंने आपको ब्रैकेट्स बताई हैं, तो फिर आप इसको कर सकते हैं। और जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, वो सबसे पहले ये होता है कि जिस कंट्री में भी आप अप्लाई करते हैं स्टूडेंट वीज़ा, आपको उसकी ज़ुबान आनी चाहिए, उस कंट्री की ज़ुबान आनी चाहिए, या फिर आपको कम से कम अंग्रेज़ी आनी चाहिए। लैंग्वेज सबसे पहला जो है वो लैंग्वेज। दूसरा, आपके पास इतने पैसे हैं बैंक के अंदर कि आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं, और वहाँ पे उसको हॉस्टल और उसकी रिहाइश का और खाने पीने का खर्चा आप उठा सकते हैं, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट। ये 2 चीज़ें रिक्वायर है। तीसरी चीज़ है बच्चे के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसकी एजुकेशन कितनी है, उसकी एज कितनी है, एजुकेशन के अंदर गैप कितना है, और एजुकेशन का जो कोर्स है वो कौन सा है, और जो कोर्स आपने पाकिस्तान में किया हुआ है वो वहाँ पे बाहर किस कोर्स के, किस सर्टिफिकेट के, किस डिग्री के इक्वल है। और जब आप वहाँ पे किसी भी कोर्स में अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल बच्चे ने यहाँ पे इंटर किया हुआ है, तो इंटर का जो बच्चा है वो उस कंट्री में किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल है, वहाँ पे कौन कौन सा कोर्स वो ऑफ़र कर रही है यूनिवर्सिटी या वो कॉलेज, कौन कौन सा कोर्स जो है वो ऑफ़र कर सकता है, और आपको उसके लिए पहले कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, वहाँ पर जाके कितनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, और उसमें वर्किंग आवर्स कितने अलाउ होते हैं, कि आपका बच्चा अगर किसी और कंट्री में जाके एजुकेशन ले रहा है तो उसको काम करने की इजाज़त है, अगर काम करता है तो उसको उसमें कितना फ़ायदा होगा।
तो ये 3 से 4 मेन चीज़ें हैं कि अगर आप जो उन कंट्रीज़ में करना चाह रहे हैं इसमें 15 से 20 लाख रुपए का बजट है तो आपके अकाउंट में इससे डबल अमाउंट आपके अकाउंट में होनी चाहिए, यानी कि 30 से 35 लाख रुपया आपके अकाउंट में होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट अगर बच्चे के नाम पे है तो वेल एंड गुड, अगर बच्चे के नाम पे अकाउंट नहीं है तो गार्डियन, कोई भी आपका रिश्तेदार, कोई भी आपका दोस्त, अब आप जिसकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप अटेस्ट करवा लें। आपकी अगर स्टडी गैप नहीं है आपका, अगर इंटर के बाद बच्चे का स्टडी गैप नहीं है फिर तो कोई मुश्किल नहीं है। अगर स्टडी गैप है तो आपने उसको कवर करना है कि दरमियान में आप कोई जॉब करते रहे हैं या फिर आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा हासिल किया इस दौरान, या फिर आपने कोई भी एजुकेशन, कोई भी जॉब या कोई भी आपने इंटर्नशिप की है, आपने उसके डॉक्यूमेंट साथ में लगा लेने हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अगर 20 से 25 लाख की कंट्री को आपने अगर चूज़ किया है तो उसका भी इनटेक सितंबर में आ रहा है, तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। अप्रैल और मई के अंदर आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूके के हवाले से। तो यूके का चूँकि बजट जाता है 40 लाख रुपये तक, आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 60 लाख रुपये की, एजुकेशन कम अज़ कम इंटर होनी चाहिए, स्टडी गैप 2 से 3 साल का इसमें यूके में चल जाता है कुछ कोर्सेज़ के अंदर, और इसमें आपको जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी मिल जाते हैं। लेकिन यूके में स्टूडेंट्स की अभी इतनी अच्छी अर्निंग नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में अर्निंग जो है बच्चे की बहुत अच्छी है, बजट यही है, सेम यही है, डॉक्यूमेंटेशन भी यही है। यूके की वीज़ा रेशो 90% है, ऑस्ट्रेलिया की वीज़ा रेशो 50% है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का आपका नुकसान हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में वर्किंग आवर ज़्यादा लो है, अच्छी इनकम है, बच्चे अच्छी इनकम ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान में स्टूडेंट्स की इनकम बहुत अच्छी है, जो मंथली 8 से 10 लाख रुपए आराम से कमा सकते हैं। जापान के बाद हांगकांग के अंदर भी मैं स्पेशली बहुत सारे लोगों को रिकमेंड करता हूँ हांगकांग के हवाले से। हांगकांग में आपका 35 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है स्टूडेंट वीज़े के ऊपर, लेकिन इसमें जो मंथली इनकम है वो 8 से 10 लाख रुपए। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपके जो वीकेंड के ऊपर क्लासेस हैं, नाइट क्लासेस होती हैं, सैटरडे संडे को क्लासेस होती हैं और आप आराम से काम कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती हांगकांग के अंदर। अगर आपका बजट इतना है, स्टेटमेंट इसके लिए भी 40 से 50 लाख रुपए की चाहिए। लेकिन हांगकांग में फ़ायदा ये है कि आपको डिग्रीज भी अटेस्ट नहीं करानी पड़ती। अगर आपने आइट्स किया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर आपने आइट्स नहीं किया हुआ तो फिर भी ये कंट्री जो है आपको डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर, कल्चरल प्रोग्राम्स के अंदर, लैंग्वेज प्रोग्राम्स के अंदर आपको एडमिशन दे देता है 1 साल का। 1 साल के बाद आप किसी भी ग्रेजुएशन के अंदर वो ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं और उस डिग्री को कंप्लीट करते हैं। 1 साल ये, 4 साल की ग्रेजुएशन, 5 साल के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाता है और 7 साल के बाद आपको पासपोर्ट भी मिल सकता है। तो ये हांगकांग का सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसी तरह 7 साल का प्रोसेस है यूके का भी, 7 साल के बाद आपको जाके इंडेफिनिट यूके में भी मिलता है। आप स्टडी कंप्लीट करते हैं, फिर 5 साल का वर्क परमिट, उसके बाद फिर आप जाके अपना इंडेफिनिट स्टे लेते हैं और फिर आप उसके बाद आपका पासपोर्ट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और उसके अलावा चाइना है, चाइना के अंदर भी जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनको अगर चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो सबसे बेहतर है। अगर चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती तो आइट्स किया और आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। इनका प्रोसेस भी 3 से 4 महीने का है और 35 से 40 लाख रुपये इसके ऊपर भी खर्चा। इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, उसका 60 से 70 लाख रुपए के करीब खर्चा आ रहा है। इसके अलावा जो फिनलैंड है, फिनलैंड के अगर आपका मेरिट अच्छा है, आपके नंबर्स अच्छे हैं, आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, आपने आइट्स अच्छे स्कोर में किया हुआ है तो फिनलैंड आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है। यूएसए भी आपको स्कॉलरशिप्स ऑफर करता है कि आप वहाँ पे जाके डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये स्टडी के हवाले से सारी चीज़ें हैं। इसके बारे में अगर आपको मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मज़ीद कंसल्टेंसी चाहिए, मज़ीद हेल्प चाहिए तो हमने लाहौर में अलग से एक ऑफिस जो स्टडी के लिए बना रखा है, स्टडी वीज़ा कंसल्टेंसी के लिए, आप वहाँ पे भी रब्ता कर सकते हैं। ख़ुद भी जो आपके करीब को कंसल्टेंट्स हैं जो ऑथेंटिक हैं, आप उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेके तो इन कंट्रीज़ को आप विज़िट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ये अप्रैल और मई का महीना है, ये बेस्ट टाइम है स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए इन कंट्रीज़ में, क्योंकि 90% कंट्रीज़ के अंदर सितंबर के इनटेक्स हो रहे हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।